नमस्कार, एक और वीडियो के साथ मैं अखिलेश सिंह। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण आईएएस में। आज के इस कक्षा में हम भूगोल का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत भारत की जलवायु टॉपिक, भारत की मृदा टॉपिक, भारत की कृषि और भारत के जितने भी पशु हैं, उनके नस्ल के बारे में और भारत में जितने पशु हैं, उनके निवास और चारागाह इत्यादि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये हमारा आगे का सिलसिला है। हम पिछले क्लास जो कि क्लास नंबर 3 था, उसमें हम पढ़ चुके थे क्या? पिछले क्लास में हम झील तक पढ़ चुके थे, ठीक है? झील के बाद आगे की यात्रा को हम जलवायु, मृदा, कृषि और जो पशुपालन है इत्यादि को इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद के शेष जो भाग बचे हैं, उनको आगे के भाग में हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? सबसे बड़ी बात कि हम ये क्रमवार पढ़ रहे हैं और आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए इससे अधिक नहीं पढ़ना है। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसमें से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सभी इसी के आएँगे, एका-दूका का बात को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है? क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक गुज़ारिश आपसे भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपडेट करें, तो सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे और हमारा परिवार है, बड़ा हो सके। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है हमें काम करने के लिए और बेहतर कंटेंट बनाने पे हमें मजबूर करता है। जितने अधिक परिवार में सदस्य बढ़ते हैं, उतनी ज़िम्मेदारियाँ, उत्तरदायित्व तो हमें और अधिक कर्तव्यों का निर्वहन कराने के लिए मजबूर करती हैं। तो बस आप अपना एक छोटा-सा कार्य तो है बस शेयर करना। शेयर करिए दोस्तों के पास और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारा वीडियो प्रमोट होके अन्य लोगों तक पहुँचता है। और जो भी सुझाव हो जैसे ऑडियो, वीडियो, कंटेंट या फिर जो कुछ भी हो, कहीं हमसे त्रुटि हो जाए तो उसका सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। ठीक है? ज़्यादा देर न करते हुए इधर-उधर की बातों से ध्यान अपने मुख्य बिंदु जो कि भूगोल है उस पर लाते हुए आज के इस क्लास का हम शुरुआत करते हैं जलवायु से। ठीक है? जलवायु का इंग्लिश नाम है मानसून है। से आप शायद सुनते होंगे आए दिन खबरों में रहता है कि मानसून आज देर से आएगा, इस वर्ष पहले आ गया है, इत्यादि सभी चर्चा चलती रहती हैं। तो क्या है मानसून, ये हम विस्तृत अध्ययन करेंगे इसमें। आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है? तो आइए, ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बीचों-बीच जो है 0 डिग्री है। ये विषुवत रेखा, इसको हम नाम निर्धारित किए हुए हैं और ये कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में एक रेखा मतलब कि वर्चुअल खींचा गया है, काल्पनिक रेखा है, अक्षांशीय रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इसे कर्क रेखा कहते हैं और जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ में वर्चुअली लाइन है, उसको हम निर्धारित किए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक पड़ता है पृथ्वी पर सीधे भाग से, डायरेक्ट रूप में। डायरेक्ट रूप में सूर्य का प्रकाश कहाँ से कहाँ तक? कर्क से मकर रेखा तक के बीच में ही रहता है। इसका रीज़न क्या है? जैसे यहाँ पर सूर्य है, इसका ये चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, मतलब यहाँ पर ये वाला सूर्य है। चूँकि सूर्य बहुत बड़ा है पृथ्वी से, तो सूर्य ऐसे स्थित, अगर स्थित मान लिया जाए, तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो केवल और केवल इसका प्रकाश जो है पड़ना चाहिए था केवल 0 डिग्री पर। लेकिन ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है, 23.5 डिग्री साउथ में, जिसे कर्क रेखा और मकर रेखा निर्धारित किया गया है। ये क्यों होता है? इसके झुकाव के कारण। झुकाव यानी पृथ्वी कितने डिग्री तक झुकी हुई है? 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। इसलिए 23.5 डिग्री नॉर्थ तक प्रकाश चला जाता है और 23.5 डिग्री साउथ तक प्रकाश चला जाता है। ये इस बात को दर्शाया गया है कि जब हम एक कोई डेडलाइन मान लेते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश आपको 23 सितंबर आपको एक याद रखना है या फिर 21 मार्च, दोनों में से कोई एक डेट याद रखना है कि विषुवत रेखा पर सूर्य जो है 23 सितंबर को सीधे चमकते हैं। ठीक है? कब? 23 सितंबर। तो 23 सितंबर के बाद क्या होता है कि सितंबर के बाद कर्क रेखा पर, जैसे कि कर्क रेखा का मतलब आप अगर भारत से ही अनुमान लगा लीजिएगा कि भारत यहाँ पर है। तो भारत में क्या होता है? भारत में ठंडा का मौसम कब रहता है? दिसंबर में, सितंबर से स्टार्ट होने लगता है। तो जब सितंबर से और जून में क्या होता है? गर्मी होने लगता है। इसका तात्पर्य है कि गर्मी का तात्पर्य है कि सूर्य यहाँ पर कर्क रेखा पर सीधे चमकता है। हम कर्क रेखा
से इसलिए आपको बार-बार संबोधित कर रहे हैं क्योंकि भारत के बीचों-बीच से कर्क रेखा जाता है। तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि अगर बीचों-बीच कर्क रेखा जाता है तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट कब पड़ता है? तो 21 जून को। आपको कुछ भी याद करना नहीं है। जैसे 23 सितंबर है, तो सितंबर के 2 महीने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जैसे सूर्य क्या है कि सितंबर के बाद सीधे यहाँ से इधर आने लगता है, कर्क रेखा से दूर होने लगता है, तभी तो दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर 2 महीनों के बाद 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पहुँचता है? मकर रेखा। सूर्य सीधे चमकने लगता है मकर रेखा पर 23.5 डिग्री साउथ पर, 23.5 डिग्री साउथ पर। तो यहाँ पर पूरी तरह से धूप नहीं होता है, सीधे धूप न पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ठंडा का मौसम रहता है, यानी शीत ऋतु पड़ता है यहाँ पर। शायद आप समझ गए होंगे कि शीत ऋतु जब पड़ता है तो दिसंबर का मौसम रहता है, उस समय सूर्य जो है मकर रेखा पर डायरेक्ट चमक रहा होता है। यहाँ 22 दिसंबर को पहुँचता है मकर रेखा पर, फिर मकर रेखा से उत्तरायण की स्थिति में होने लगता है और 22 दिसंबर के बाद 2 महीना छोड़ दीजिए, 2-2 महीने का गैप रहता है, 2 मंथ का, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 22 दिसंबर से 2 महीना छोड़िएगा तो दिसंबर के बाद 22 जनवरी और 22 फरवरी सूर्य कहाँ पहुँचा? फिर विषुवत रेखा पर। तो 22 मार्च को कहाँ पहुँचेगा? मार्च यहाँ पर विषुवत रेखा, तो 21 मार्च को पहुँच जाता है, एक दिन कम हो जाता है। तो बस इसको ध्यान रखिएगा कि 21 मार्च को फिर सूर्य विषुवत रेखा पर पहुँचा, फिर 2 महीने यहाँ से जोड़िए कर्क रेखा तक पहुँचने में। मार्च के बाद अप्रैल और मई, फिर जून में पहुँचेगा कहाँ पर? कर्क रेखा पर। शायद आप समझ गए होंगे। जून में कर्क रेखा पर पहुँच रहा एकदम एकदम चरम सीमा है। इसके बाद सूर्य का प्रकाश उत्तर की ओर नहीं जाता है, अब यहाँ से दक्षिण होने लगता है, तो दक्षिण होने लगता है तो 2 महीने इसको जोड़िए, 2 महीने। 2 महीने कितना हुआ? जून के बाद जुलाई और अगस्त और फिर सितंबर को कहाँ होने लगता है? विषुवत रेखा पर आकर चमकता है। तो विषुवत रेखा पर एक बार जाने के क्रम में, एक बार आने के क्रम में 2 बार चमकता है। तो 23 सितंबर को और 21 मार्च को विषुवत रेखा पर। तो अब बताइए कि जब पृथ्वी के बीचों बीच अगर सूर्य का प्रकाश चमक रहा है, सूर्य सीधे चमक रहा है, तो यहाँ पर और यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा पर जो है बराबर तो धूप मिलेगा। तो बराबर धूप मिलता है, इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को कर्क रेखा और मकर रेखा यानी पृथ्वी पर पूरे सभी जगह मतलब कि दिन और रात बराबर होते हैं। जितने घंटे का दिन होगा उतने घंटे की रातें होती हैं। कब? 23 सितंबर को और 21 मार्च को। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है 0 डिग्री यानी पृथ्वी के एकदम बीचों-बीच है, विषुवत रेखा पर पहुँचता है, ठीक? इसके बाद सूर्य जब उत्तरायण होने लगता है, 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होने लगता है, तो जो कर्क रेखा में जो जितने भी विषुवत रेखा से जितने भी उत्तर स्थल स्थित हैं, उधर दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटे होने लगती हैं, ठीक है? फिर जब वहाँ से दक्षिणायन होने लगता है, तो दिन की अवधि घटने लगता है और रातें इधर रातें बढ़ने लगती हैं, दिन की अवधि घटने लगती है, रातें बढ़ने लगती हैं और इधर फिर दिन बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार सूर्य ऊपर-नीचे चमकते रहता है, शायद आप समझ गए होंगे, ठीक? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स मतलब कि इक्वल दिन रात होते हैं। तो 23 सितंबर और 21 मार्च। अब आप बताइए कि 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर चमक रहा है, यहाँ पर चमक रहा है। तो आप अगर दिमाग लगाइएगा तो इस यहाँ पर सूर्य सबसे अधिक प्रकाश मिलेगा और यहाँ पर कम प्रकाश मिलेगा, तो यहाँ पर शीत ऋतु होगा कि नहीं? शीत ऋतु। और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु। तो अब बताइए कि यहाँ पर अगर चमक रहा है तो यहाँ डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, तो यहाँ की दिन की अवधि क्या होगी? बड़ा होगी। कब? जब कर्क रेखा पर चमक रहा है। और यहाँ पर मकर रेखा पर दिन की अवधि क्या होगी? बहुत छोटी होगी। दिन की अवधि बहुत छोटी। तो जब कर्क पर चमकता है सूर्य तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, कर्क संक्रांति। और जब मकर पर चमकता है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति। तो जब सूर्य कर्क पर चमकेगा तो कर्क संक्रांति और मकर पर चमकेगा तो मकर संक्रांति। इसके बाद सूर्य जब इधर नीचे आने लगता है तो दिन की अवधि
उत्तर जो विषुवत रेखा के उत्तर की ओर स्थल है वहां पर दिन की अवधि छोटा होने लगता है। ठीक है, इसके बाद जो है सूर्य उत्तरायण होने लगता है, तो 21 जून को उत्तरी विषुव कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत बार पूछा गया और आपको एग्जाम में फंसा लेगा। और 22 दिसंबर को दक्षिणी विषुव कहते हैं। ठीक, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटा होता है, ये तो हम आपको समझा दिए हैं। इसी तिथि को योगा दिवस मनाया जाता है। ये ट्रिक के लिए है कि योगा दिवस जो है दिन की अवधि में किया जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, तो इसलिए 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। एवं 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होगा। क्यों दिन छोटा होगा? क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा पर चमक रहा होता है, तो मकर रेखा पर सीधे प्रकाश नहीं आता है, इसलिए जल्दी यहाँ पर शाम हो जाती है, तो इसलिए दिन जो है छोटा होता है। वही हाल है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि मकर रेखा पर सूर्य जो है सीधे चमक रहा होता है, तो यहाँ पर दिन बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ा होगा। भारत की जलवायु और मानसून का अगर परिचय देखें तो यहाँ से है कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का देश है। ये कैसे निर्धारित होता है? तो यहाँ इस फिगर से समझिएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है, सूर्य कहाँ से कहाँ तक चमकता है? कर्क रेखा से मकर रेखा तक। तो यहाँ तो डायरेक्ट गर्मी होती है, डायरेक्ट सूर्य का चमकता है तो डायरेक्ट प्रकाश आएगा, तो और डायरेक्ट यहाँ पर हीट होगा, इसलिए हीट को हिंदी में उष्ण कहा जाता है। और दो क्षेत्रों के बीच की स्थिति को, अवस्थित क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। तो इसलिए कर्क और मकर रेखा के बीच के जितने भी क्षेत्र हैं उनको उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी रहता है और ये कटिबंध यानी क्षेत्र होता है। अब देखिए, कर्क रेखा पर अगर सूर्य चमकेगा तो कुछ तो लाइट यहाँ भी आएगा। ऐसा तो है नहीं कि केवल कर्क रेखा पर चमक रहा है तो इसका मतलब है कि कर्क रेखा पर खाली लाइट रहेगा, कुछ तो इसमें भी आएगा। और यहाँ पर पूरा यहाँ पर तो कभी नहीं जाएगा, तो इसके वजह से इधर से सर्दी आएगा। यहाँ से सर्दी का समय है और मतलब कि क्षेत्र है, और यहाँ से गर्मी का, तो इसलिए इसे शीत और उष्ण, शीत से इधर से और उष्ण इधर से, तो शीतोष्ण का क्षेत्र बोलते हैं। तो कर्क रेखा से और 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, या फिर मकर रेखा से 66.5 डिग्री साउथ तक सेम कंडीशन रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कहते हैं। शीत और उष्ण दोनों का प्रभाव रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कहते हैं। और रहा बात 66.5 से 90 डिग्री तक, तो दोनों ओर 66.5 से 90 डिग्री तक शीत ऋतु का प्रभाव रहता है। ठीक, शायद आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखें कि अब भारत की अवस्थिति की बात करें, तो भारत कहाँ है? भारत का बीचों बीच जो है कर्क रेखा से गुजरता है, कर्क रेखा से गुजरता है। यहाँ पर देखिए, इसको मान ले ऐसे भारत, तो भारत कहाँ से गुजर रहा है? यहाँ कर्क। यहाँ पर क्या है? हिमालय पर्वत। तो सूर्य यहाँ पर चमक रहा है और यहाँ पर हिमालय पर्वत है, यानी कि इधर से जो शीत वाली जो हवाएं चलती हैं, इधर से, यहाँ से शीत ऋतु से हवाएं चलती हैं, तभी तो ये शीतोष्ण कहलाता है ना। यहाँ पे तो हम आपको बताएं कि शीत से जो हवाएं आती हैं इसके कारण यहाँ पर कुछ ठंडा पड़ता है, और यहाँ से जो गर्मी चलती है इसलिए इसके कारण उष्ण होता है, यानी गर्मी होती है। तो यहाँ से जो हवाएं चलती है यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर, हिमालय की अवस्थिति के कारण ये हवाएं हिमालय को पार करके भारत में नहीं आ पाती हैं, तो उस तरह का ठंडा जो है, शीत जो है, भारत में नहीं आ पाता है। क्या समझे? कि इधर से जो ठंडी और जो ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं वो हिमालय की अवस्थिति के कारण भारत में नहीं आ पाती हैं, हिमालय पर्वत को पार नहीं कर पाती हैं। क्योंकि हिमालय पर्वत पूरे विश्व का, पूरे पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो उसको पार करके शीत हवाएं, ठंडी हवाएं भारत में नहीं प्रवेश कर पाती हैं। लेकिन ये जो हवाएं हैं, इक्वेटर वाली हवाएं, विषुवत रेखा वाली हवाएं, या फिर कर्क रेखा वाली गर्म हवाएं, ये सीधे प्रवेश कर जाती है उत्तर भारत के मैदानी भाग में, और लगभग लगभग हिमालय पर्वत की चोटी तक। इसलिए यहाँ पर शीत का प्रभाव थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है, या न के बराबर मिलता है, केवल और केवल उष्ण का प्रभाव मिलता है। इसलिए जो भारत की अवस्थिति हो जाता है उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। शायद आप समझ गए होंगे। भारत की अवस्थिति के अनुसार होना तो चाहिए था आधे में उष्ण कटिबंध और आधे में शीतोष्ण कटिबंध,
लेकिन क्या होता है कि जो हिमालय पर्वत की अवस्थिति के कारण ये ठंडी हवाओं को न आने के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश भारत हो जाता है। ठीक, सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा से मकर रेखा तक लंबवत पड़ती है, ये बता चुके हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकती है, इसीलिए कर्क रेखा से मकर रेखा तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। जलवायु की बात करें तो वायुमंडल के दीर्घकालीन प्रवृत्ति का अध्ययन जलवायु कहलाता है, यानी मिनिमम 10 वर्षों का, 10 वर्षों के अध्ययन का हम मतलब 10 वर्षों के मौसम के अध्ययन का को जलवायु कहते हैं। ठीक है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति की अध्ययन जलवायु कहलाती है। मौसम की बात करें तो ये अल्पकालीन प्रवृत्ति, जैसे आज का मौसम, कल का मौसम इत्यादि सभी 12 घंटे 24 घंटे के जो कंडीशन रहता है उसको हम मौसम में के रूप में वर्गीकृत करते हैं। लेकिन बात जब जलवायु की आती है तो ये लंबे टाइम के समय को देखा जाता है कि लंबे टाइम में क्या परिवर्तन रहा है वायुमंडल में। ठीक, मौसम अरबी शब्द है जिसका जो कि मौसिम शब्द से बना है, जिसका अर्थ ऋतु होता है। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अल मसूदी ने किया है। ठीक है, तो ये हम आपको दिखा दिए हैं। यहाँ पर देखिएगा कि 21 अप्रैल को भारत के जो केरल और तमिलनाडु तट है यहाँ पर पहुंचता है कौन, सूर्य। इसके बाद 21 मई को यहाँ पर, और 21 जून को पहुंच जाता है कहाँ पर, डायरेक्ट कर्क रेखा से इधर ITCZ का क्षेत्र बन जाता है। अब ITCZ क्या होता है यह हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए, हवाओं के चलने का कारण क्या है, आखिर किन कारण के वजह से हवाएं चलती हैं। तो दो प्रमुख कारण हैं हवा के चलने का। पहला है ताप जनित और दूसरा है घूर्णन जनित कारण। ताप जनित में देखें तो ताप के उच्च होने से दाब निम्न हो जाता है। ताप अगर बढ़ता है तो दाब निम्न हो जाता है, तथा ताप के कम होने से दाब उच्च हो जाता है। ये दोनों में विपरीत मतलब रिलेशन होता है। हवाएं जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्च दाब अगर बात करें तो यानी लो टेम्परेचर, ठीक है, और निम्न दाब की बात करें तो हाई टेम्परेचर। तो हवा कहाँ से कहाँ तक चलती है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर, और उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। उच्च दाब से निम्न दाब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हवाएं चलती हैं। ठीक है, इसके बाद घूर्णन जनित जो कारण है वो कोरियोलिस बल जो है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर लगने वाला जो कोरियोलिस बल है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल लगता है वायु पर जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। उसी के कारण हवाएं भी गति करती हैं। एक फेरेल का नियम है। फेरेल एक जियोग्राफी के वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक नियम दिया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं, जैसे यहाँ 0 डिग्री, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध ये वाली है, गोला के आधा भाग, उत्तर वाले गोला का आधा भाग, और ये दक्षिण वाले गोला का आधा भाग। तो ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो हवाएं जो है अगर इधर से हवा चल रही है तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और अगर इधर से चलेंगी तो ये अपने इधर, यानी हवाएं जब भी चलेगी जिस डायरेक्शन से तो वो अपने दाएं ओर मुड़ जाती हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो है ये अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये देखिए, यहाँ से चलेगी तो ऐसे मुड़ेगी। इस बात को शायद आप समझ गए होंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में हवा चल रही है, ये अपने दाएं ओर मुड़ गई है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर। ये फेरल का नियम है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से ऐसे हवाएं चलती हैं और ऊपर उठकर यहाँ पर ऊपर उठती हैं। ठीक है, ऊपर उठकर यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बना देती हैं, और फिर यहाँ से हवाएं इस प्रकार चलती हैं। ठीक, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो पहला है थार मरुस्थल, दूसरा है हिमालय की चोटियों पर जो जमा बर्फ है वो प्रभावित करता है, तीसरा है पामीर का पठार, चौथा है ITCZ, पांचवा है जेट धारा, और छठा है एल नीनो। इतने सारे कारक हैं जो कि भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहलाता है। इसको हम समझाएंगे आपको पूरे विस्तार से। ठीक है, अब ITCZ जो है विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, फ्लोहन ने। ये क्या है कि ये निम्न दाब का क्षेत्र है। इसका मतलब क्या हुआ, निम्न दाब का क्षेत्र है तो हाई टेम्परेचर का क्षेत्र होगा। हाई टेम्परेचर का क्षेत्र होगा तो यहाँ की जो हवाएं होंगी वो पूरी गर्म होगी, और गर्म होकर ऊपर उठती हैं,
और ऊपर उठकर फिर संघनित होती हैं और बादल का निर्माण करती हैं, बादल का निर्माण करती हैं। यानी जो हाई टेम्परेचर होगा वहां पर लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। मानसून के आते समय आईटीसीजेड सूर्य के आगे आगे रहता है तथा मानसून के लौटते समय जो है सूर्य के पीछे पीछे चलता है। आईटीसीजेड जो है, जैसे देखिए ये हुआ 0 डिग्री, ये हुआ 23.5 डिग्री और ये हुआ 23.5 डिग्री, साउथ नॉर्थ। तो यहाँ पर सूर्य है, इसके आगे इधर सूर्य बढ़ रहा है, तो आईटीसीजेड जो है इधर से इधर बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जा रहा है, इसका अपना ताप है और ताप के कारण ये जो हवाएं यहाँ की हैं वो गर्म हो जाती हैं और गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं और आगे की ओर बढ़ने लगती हैं। तो आईटीसीजेड भी आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जब सूर्य यहाँ से लौटने लगता है तो आईटीसीजेड भी इसके जहाँ ताप रहेगा वहाँ आईटीसीजेड का निर्माण होगा। तो सूर्य जैसे जैसे आगे विषुवत रेखा की ओर आते जाता है तो आईटीसीजेड भी पीछे पीछे लौटते जाता है। और जहां जहां जैसे देखिए यहाँ पर अगर सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है तो आईटीसीजेड कहाँ रहेगा? यहाँ पर। अगर सूर्य यहाँ पर 23.5 डिग्री पर पहुंच गया तो आईटीसीजेड कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर, मतलब कि 66.5 के इधर रहेगा। तो क्या होता है कि जो समुद्री हवा जो जल है, मतलब यहाँ का तो हाई टेम्परेचर हो गया, तो जो हाई टेम्परेचर है तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो वहाँ क्या खाली स्थान हो जाता है। और खाली स्थान जो हो जाता है उसके बाद यहाँ उसके अगल बगल की जो ठंडी हवाएं हैं, भारी हवाएं होती हैं, वो आकर इसको भरने का कार्य करती है। तो इसी भरने जब जाते हुए भरने के लिए जब जाती है तो यहाँ पर ये समुद्री जो जल है उसको उठा लेती है और क्या करती है? मानसून के रूप में कार्य करती है और इधर जाकर अपने संघनन को रोक नहीं पाती हैं, संघनित हो जाती हैं और क्या बारिश के रूप में पड़ने लगती हैं। और इसी के जब यहाँ से जब सूर्य पीछे की ओर मतलब कि दक्षिण की ओर आने लगता है तो आईटीसीजेड जैसे जैसे खसकते जाता है वैसे वैसे मानसून भी इसके पीछे पीछे आने लगता है। तो मानसून का निवर्तन काल ये हो जाता है। ठीक, इसके बाद जेट धारा है। इस धारा का सिद्धांत जो है कोटेश्वरम ने दिया था। क्षोभ मंडल के ऊपर जेट धारा काफी तेजी से प्रवाहित होती है। क्षोभ मंडल जो है उसके ऊपर जेट धारा 8 से 12 किलोमीटर की ऊपर चलती है और यह 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश पर उतरती हैं। जेट धारा मानसून की गति को बढ़ा देती है। जेट धारा भी निम्न दाब का क्षेत्र बनाती हैं जिससे कि उनको भरने के लिए समुद्री हवाएं और ठंडी मतलब कि जो भारी हवाएं होती हैं वो आती हैं और इसके वजह से मानसून का आता है। इसके बाद एल नीनो का प्रभाव। एल नीनो एक जलधारा है जो कि अफ्रीका पर तट है। इसके प्रभाव से मानसून भी प्रभावित होते हैं। आपको एल नीनो के बारे में उतना विस्तार से पढ़ना नहीं है। एल नीनो, हाँ एक है कि एल नीनो के प्रभाव से जो भारत के मानसून है उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब बात करें कि भारतीय मानसून के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून किसे कहते हैं? ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। तो दक्षिण और पश्चिम, तो जहां से मानसून चलता है, जैसे इधर से जा रहा है, इसकी दिशा किधर है? तो उत्तर पूर्व। तो जहां से निकल रहा है, किस दिशा से निकल रहा है? दक्षिण पश्चिम से। तो इसको मानसून को हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहेंगे। ठीक है, जहां से ओरिजिन होता है उसी के आधार पर नामकरण होता है। एक शीतकालीन मानसून है या फिर उत्तर पूर्व मानसून। तो उत्तर पूर्व मानसून ये शीतकालीन मानसून है। ठीक है, इसके बाद मानसून का निवर्तन या फिर मानसून का लौटना, सॉरी ये उत्तर पश्चिम होगा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर वेस्टर्न, उत्तर पश्चिम, यहाँ से ऐसे आता है शीतकालीन मानसून। ठीक है, और ऐसे भी आता है, लेकिन देखिए मानसून का निवर्तन जो है ये इस प्रकार आता है, उत्तर पूर्व। तो अब देखिए ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम जिसे मानसून कहते हैं, जून माह में सूर्य क्या है? कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। जून जो है यहाँ पर है विषुवत रेखा और यहाँ पर है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है? जून में। यहाँ अप्रैल में होता है, तो सॉरी यहाँ मार्च में होता है। तो मार्च के बाद 2 महीने छोड़ेंगे तो कितना हो? अप्रैल मई, तब इसके बाद जून में। तो जून में सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, लंबवत चमक रहा है। तो 1 जून को मानसून जो है केरल तट पर मालाबार तट से टकरा जाता है और यहाँ पर क्या है?
तो यहाँ पर 1 जून को टकरा जाता है मानसून मालाबार तट पर केरल के, ठीक है। दक्षिण पश्चिम प्रायद्वीपीय भारत के बनावट के कारण यह मानसून 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक अरब सागर मानसून, एक बंगाल खाड़ी की खाड़ी मानसून। जैसे यहाँ पर आप गौर करिएगा, तो 1 जून को है यहाँ पर टकराया केरल के मानसून, केरल के तट पर, यहाँ से मानसून ऐसे चल रहा है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है तो इसी प्रकार से चलेगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि जैसे ये आगे बढ़ा, तो इसको बंगाल की खाड़ी शाखा कहते हैं और इसको अरब सागर शाखा कहते हैं। तो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक आगे बंगाल की खाड़ी से होते हुए आगे चला जाता है और एक अरब सागर से होते हुए पश्चिमी घाट से टकराता है और फिर इसके भारत के अन्य भागों में पहुँच जाता है और फिर एक अरावली के रेंज से होते हुए, अरावली चूँकि समानांतर है, इससे होते हुए जाकर हिमाचल प्रदेश में पहुँच जाता है। तो आगे देखेंगे इसको कि 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक अरब सागर मानसून और एक दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी की मानसून। अब अरब सागर मानसून की देखें तो भारत में अरब सागर का मानसून जो है हिंद महासागर से उठकर भारत के पश्चिमी हिस्से में प्रवाहित होता है। अरब सागर मानसून को देखें तो देखिए ये वाला अरब सागर है, तो अरब सागर से मानसून जो है यहाँ से ऐसे चलता है, तो कहाँ जाता है? ये पश्चिमी भारत में इतना पर, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी है, कौन-सी? पश्चिमी घाट की पहाड़ी, तो यहाँ पर कटा-फटा नहीं है, इसलिए भारत के आंतरिक भागों में नहीं पहुँचता है और जहाँ-जहाँ जैसे दर्रा है कहीं पर थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट और इसके बाद जितने भी घाट से दर्रा है उसके आंतरिक भागों में पहुँचता है और बाकी जितने नहीं है तो उनके ये यहाँ से ऐसे होते हुए आगे चला जाता है और भारत के पश्चिमी भाग में पहुँचता है, ठीक है? अ, अरब सागर के मानसून का प्रवाह 4 प्रकार से होता है। इस अरब सागर के मानसून का प्रवाह 4 प्रकार से होता है। एक जो है अरब सागर के मानसून का अधिकांश भाग पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से टकराता है। ये पश्चिमी घाट वाला हो गया ये, ठीक? इससे टकराता है और पश्चिम में पर्वतीय वर्षा कराता है और यहाँ वर्षा से पर्वत से टकराता है तो पर्वतीय वर्षा कहलाता है, ठीक है? और उत्तर से दक्षिण भारत में जाने से ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण। तो वर्षा की मात्रा, अब बताइए कि सबसे ऊँची चोटी कहाँ है? नीलगिरी। और यहाँ पर जैसे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सबसे ऊँची चोटी कहाँ पर है? नीलगिरी, जो कि केरल तमिलनाडु में है। तो ये ऊँचाई पर है, तो और जो हवाएँ होती हैं वो पर्वतों के सहारे ऊपर उठने लगती हैं और एक जो जितना पर्वत ऊँचा रहेगा उतना ऊपर हवाओं की तो एक लिमिटेशन है कि इतना ही ऊँचा उठेगी और उसके बाद अगर नहीं उठता है तो वो अपने जो धारण करने की क्षमता है वो खो देता है और उतना ही अधिक वर्षा कराता है। तो जहाँ पर्वत की ऊँचाई ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगा। तो यही कारण है कि उत्तर से दक्षिण भाग जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है दक्षिण भाग में, ठीक है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में। तो उत्तरी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की तुलना में दक्षिणी पर्वत श्रेणी जो है वो ज़्यादा वर्षा का कारण बनती है, ठीक है? इस मानसून के कुछ भाग जैसे विभिन्न दर्रा जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिंकोना घाट इत्यादि सभी के सहारे प्रवेश कर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के पूर्व में वर्षा कराते हैं। यहाँ पर जैसे किसी घाट से प्रवेश कर जाते हैं और आंतरिक भागों में वर्षा कराते हैं। इसके बाद तीसरा है कि अरब सागर के मानसून का कुछ भाग नर्मदा एवं तापी नदी के मुहाने से प्रवेश कर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में वर्षा कराती है। यहाँ से प्रवेश नर्मदा और यहाँ से तापी, ये मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वर्षा कराती है, ठीक। चौथा है कि अरब सागर के मानसून का कुछ भाग उत्तर की ओर काठियावाड़ तट से आगे प्रवाहित होता है। ये काठियावाड़ तट है, ये वाला। तो यहाँ से आगे प्रवाहित होता है और अरावली के समानांतर आगे बढ़ जाता है। अगर यहाँ पर अरावली होता तो यहाँ से टकराता और राजस्थान का आज जो मरुस्थल है वहाँ पर हरे भरे जंगल होते और कृषि योग्य भूमि होती। लेकिन जो अरावली का पर्वत है ये मानसून के रास्तों में समानांतर हो जाता है तो इससे टकराता नहीं है जब हवाएं, तो टकराता नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ के इधर का क्षेत्र जो है वो शुष्क हो जाता है। मानसून के द्वारा राजस्थान के क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती है और यहाँ पर कुछ इंदिरा गांधी नहर है, यहाँ से कुछ नमी प्राप्त करता है तो जाके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा कराती है। यही नमी प्राप्त करके आगे चल के यहाँ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस प्रकार के हिमालय पर्वत से टकराकर और कुछ-कुछ वर्षा यहाँ पर कराता है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो सबसे पहला जो अरब सागर की शाखा है, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी यानी पश्चिमी तट पर वर्षा कराता है। दूसरा इन दर्रों से प्रवेश करके जैसे थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट और सिंकोना घाट इत्यादि सभी इन सभी दर्रों से प्रवेश करके आगे आंतरिक भागों में वर्षा कराता है।
तीसरा है नर्मदा और तापी के क्षेत्रों से प्रवेश करके आगे कराता है और आगे एक काठियावाड़ तट के से आगे बढ़ के और अरावली के समानांतर होते हुए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा कराता है। ठीक, इसके बाद बंगाल की खाड़ी का अगर मानसून की बात करें तो यह मानसून सर्वप्रथम म्यांमार के अराकान योमा पर्वत से टकराता है। अब आइए बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की। ये क्या है कि ये तो जैसे यहाँ से ऐसे निकला तो ये तमिलनाडु को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि इसके रास्ते में नहीं पड़ता है, तो तमिलनाडु को छोड़ के और आगे चला जाता है और आगे जाकर यहाँ पर म्यांमार के अराकान योमा पर्वत है, इससे टकराता है सबसे पहली बार, और यहाँ से टकरा के और म्यांमार में वर्षा कराता है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी के मानसून भाग जो बांग्लादेश होते हुए और यहाँ से कुछ जाता है, हाँ, मेघालय की गारो खासी जयंतिया पर्वत है, इस पर टकराता है और यहीं पर टकराता है तो सबसे अधिक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से बहुत अधिक मात्रा में जल उठाता है और जो गारो खासी जयंतिया पर्वत है ये ऊंचाई में अधिक है, तो इसलिए टकराने के बाद ये जल ग्रहण क्षमता, जो जल धारण क्षमता है वो खो देता है और यहाँ पर विश्व का सबसे अधिक बारिश कराता है 1150 सेंटीमीटर मासिन राम और चेरापूंजी में। ठीक, इसके बाद शिलोंग पठार से टकराता है, फिर आगे चल के मेघालय का शिलोंग पठार है, इससे टकराता है। इसके दो भाग हो जाते हैं, एक भाग पूरब की ओर सुरमा घाटी से होकर आते हैं जिसमें असम और अरुणाचल प्रदेश में तीव्र वर्षा होती है, और आगे बढ़ जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये असम है, तो सुरमा घाटी में वर्षा कराता है। इसके बाद दूसरी शाखा हिमालय पर्वत से टकराता है और तराई क्षेत्र में भी काफी अधिक वर्षा कराती है। इसके दो शाखा है, तथा जैसे तैसे यह पश्चिम की ओर बढ़ती है, इससे होने वाले वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जैसे देखिए, ये भारत का दक्षिणी भाग हो गया, तो यहाँ से ये ऐसे जा रहा है तो ये इधर मुड़ने का प्रयास करता है। आप समझ गए होंगे कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं अपने दाहिनी ओर मुड़ती हैं, ठीक है, ये तो इधर मुड़ने का प्रयास करती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब मानसूनी या फिर जो चक्रवातें होती हैं ये कुछ कुछ कारकों से ये इधर की ओर बढ़ने लगती हैं, तो इधर बढ़ते हुए जब कुछ कुछ जाती हैं तो ये इधर कम होने लगता है, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा पूर्वोत्तर भारत में होगा, उसके बाद इधर बढ़ते हुए हिमालय पर्वत यानी पश्चिमी जो भारत है, पश्चिमी हिमालय पर्वत है, उधर कम वर्षा होगा। ठीक है, यही बात दिखाया गया है यहाँ पर कि अवरोही क्रम में वर्षा का सबसे ज़्यादा अगर पश्चिम बंगाल में पड़ेगा तो 200 सेंटीमीटर, अगर बिहार की बात करें तो घटकर 150 हो जाएगा, फिर उससे आगे जाएंगे पश्चिम की ओर तो यूपी पड़ेगा जहाँ पर 120 सेंटीमीटर ही होगा, और दिल्ली में 60 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है जब अरावली पर्वत से टकराता है, कौन? बंगाल की खाड़ी का मानसून, शायद समझ गए होंगे, ये जब जहाँ जाता है तो ये इसके रास्ते में अब अरावली पर्वत पड़ जाता है। देखिए, बंगाल की खाड़ी का शाखा जो है अरावली पर्वत इसके रास्ते में पड़ जाती है, तो इसके कारण कुछ कुछ वर्षा बहुत कम कम होती है, वर्षा होती है बहुत कम, और ये आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएं कि यहाँ से जो पश्चिमी तट से, जो काठियावाड़ तट से होते हुए जो वर्षा यहाँ पर पहुँचती हैं और इधर से ये वर्षा पहुँचती हैं बंगाल की खाड़ी वाली, तो ये तो लंबी दूरी तय करके पहुँचती हैं और गंगा से कुछ गंगा नदी के सहारे होकर पहुँचती हैं, तो ये कुछ नमी धारण करती हैं और इनमें कुछ नमी होती है इंदिरा गांधी नहर से, तो ये दोनों जाकर हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला एक जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, तो यहीं पर ये दोनों धाराएं जाकर आपस में मिल जाती हैं और इससे वहाँ पर बादल फटने की जैसी घटना हो जाती है। ठीक है, ये दोनों जाकर यहीं पर मिलती हैं, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक जगह है धर्मशाला, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इसी के वजह से दोनों मिलती हैं, कौन? अरब सागर के मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून, जिससे बादल फटने की घटना होती है। इसके बाद मानसून का निवर्तन पढ़ेंगे, जैसे कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, ये तो हम कई बार बताएं। उसके बाद दक्षिणायन होने लगता है और कर्क रेखा से दक्षिण की ओर आने लगता है, और जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होता है वैसे वैसे ITCZ भी इसके पीछे पीछे आएगा, दक्षिणायन होने लगता है, और ITCZ के दक्षिण होने से जो ग्रीष्मकालीन मानसून है, जो गर्मी वाला मानसून जो गया था इधर, वो निवर्तन होने लगता है, कम होने लगता है। तो निवर्तन की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से होती है। जैसे देखिए, ये पहुंचा तो यहीं यहाँ तक पहुंचा है, तो यहीं से न लौटेगा, तो सबसे पहले सबसे अंतिम में पहुंचा, लेकिन सबसे पहले से वहां से लौटना शुरू करता है, कहाँ से? राजस्थान से। लौटता मानसून जब बंगाल की खाड़ी से गुजरता है तो वहां से पर्याप्त नमी प्राप्त करता है। कौन? लौटता मानसून जब बंगाल की खाड़ी से गुजरता है
बंगाल की खाड़ी से गुजरता है तो वहां से जैसे देखिए इसमें बहुत सारे फिगर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी है, आपको आसानी से समझ में आने के लिए फिगर का बनाना अनिवार्य होता है। तो जैसे देखिए ये वाली शाखा तो इधर लौट आएगी, लेकिन जो जो मेघालय में अरुणाचल प्रदेश के सुरमा घाटी से होते हुए जो शाखाएं गई थी, हवाएं गई थी, उनमें तो अब नमी है नहीं, क्योंकि वो तो पूरी अपना नमी वर्षा के रूप में गिरा चुकी हैं। तो ये अब लौटने लगती हैं जहां से आई हुई रहती हैं इधर। तो जब ये लौटती हैं तो ये इसके रास्ते में बंगाल की खाड़ी पड़ता है, और बंगाल की खाड़ी पड़ता है तो यहाँ से ये जल ग्रहण जल उठा लेती हैं, और उठाकर फिर यहाँ पर तमिलनाडु के जो नीलगिरी पर्वत है और अन्य सभी जो जावेद और शिवराय जो इतने पर्वत है इत्यादि, इनसे टकराता है और तमिलनाडु में वर्षा कराता है। तो लौटते मानसून से तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में दोनों जगह बहुत ज्यादा वर्षा होता है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में। ध्यान रखिएगा कि लौटते मानसून से कहाँ, आंध्र प्रदेश में और फिर तमिलनाडु में। तो ये ग्रीष्मकालीन का मौसम मानसून समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं शीतकालीन मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, जिसे कि भारत में 15 अक्टूबर के मध्य जनवरी तक होता है। 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर चमकता है, और 22 दिसंबर को कहाँ सूर्य आ चुका है, मकर रेखा पर, ठीक है। और मकर रेखा के लंबवत होता है, जिसके कारण आईटी सीजन दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। तो यहाँ पर है तो आईटी सीजन यहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। इससे स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, स्थल से समुद्र की ओर। इसमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है, इससे मुख्यतः चक्रवाती वर्षा होने लगते हैं, स्थल की ओर वर्षा आने लगता है, ठीक है। तो वो रहा ठंडी के मौसम में। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ और वर्षा का सारांश देख लेते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ से मिस्र है और यहाँ पर स्वेज नहर है, ठीक है, स्वेज नहर से ये जुड़ा गया है। इसके बाद ये लाल सागर है, ये अरब सागर है, और यहीं पर भारत है। मैप से शायद आप समझ गए। यहाँ पर पाकिस्तान है, और यहाँ पर अफगानिस्तान है, और यहाँ पर ईरान है, ठीक है। ईरान के बाद यहाँ पर और सारे देश हैं, और इसके बाद ये भूमध्य सागर है। तो यहीं पर चलता है पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर और इधर कैस्पियन सागर है, तो यहाँ से दोनों उत्पन्न होते हैं, और वहां से नमी प्राप्त करते हुए, उत्पन्न तो यहीं से होते हैं, और नमी प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि कुछ भाग हिमालय से टकराते हैं, और यहाँ पर खैबर दर्रा है, इस दर्रे से भारत में प्रवेश करते हैं। और अधिकांश जो यहाँ पर हवाएं हैं वो उत्तर की ओर बढ़ जाती हैं, और कुछ एक दो शाखा दक्षिण की ओर, जिससे भारत में प्रवेश कर जाती हैं। और भारत में प्रवेश कर ये दिल्ली और बिहार तक कभी कभार वर्षा कराती हैं। कब, ठंडे के दिनों में, जनवरी और फरवरी में, ठंडे के दिनों में, ठीक है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होता है, और इससे शीतलहर का प्रकोप बढ़ जाता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ठीक है। अब सारांश की बात करें तो भारत का औसत वार्षिक वर्षा है वो 125 सेंटीमीटर है, और ग्रीष्मकालीन मानसून जो है 75% आता है यहाँ पर भारत में। यानी गर्मी से हमें मानसून कितना प्राप्त होता है, 75%। मानसून पूर्व जो है, जैसे काल बैसाखी, आम्र वर्षा जिसे कहते हैं, ये 10% मात्रा में होता है। शीतकालीन मानसून से हमें भारत में वर्षा प्राप्त 13% होता है, ठीक। और पश्चिमी विक्षोभ से 2%, जो कि हम अभी बताए कि जनवरी और दिसंबर के महीने में थोड़ी सी वर्षा हो जाती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ठीक है। तो ये एल नीनो है, एल नीनो का भारत में प्रभाव पड़ता है वर्षा में, ठीक है। यहाँ पर बाढ़, जैसे भारत में पश्चिमी वर्षा होने लगती है, और ठीक, भारत में वर्षा का वितरण देखा जाए तो ये फिगर रहा कि 200 से अधिक सेंटीमीटर बात करें तो जहाँ पे ये इधर इधर वाला क्षेत्र 200 से अधिक सेंटीमीटर होगा, फिर यहाँ होगा 100 से 200 के बीच में होगा, तो ये बीच वाले भाग में होगा, बिहार यूपी में इत्यादि में होगा। इसके बाद 50 से 100 सेंटीमीटर होगा तो ये वाले भाग में होगा, विदर्भ वाले इस सब में क्षेत्र में। और 50 सेंटीमीटर से कम राजस्थान के क्षेत्र में, इधर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, और यहाँ जो है जो कि इस वाले क्षेत्र में होगा, जहाँ से यहाँ से वर्षा नहीं प्रवेश कर पाती है, ठीक है। दोनों में से कोई, दोनों से वंचित रह जाता है। तो ये हमारा मानसून चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं मुद्रा की ओर, ठीक है। तो मुद्रा में हम पढ़ेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ मुद्रा का विस्तार है, और इन मुद्रा सॉरी इन मृदा पे कहाँ कहाँ भारत में कौन सी कृषि होती है, और कौन सी कृषि फायदेमंद रहती है, ये सभी हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मृदा जो है, इसका लैटिन शब्द सोलम से बना है। सोयल जो है इसका लैटिन शब्द सोलम से बना है, जिसका अर्थ सतह होता है।
मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं और विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाते हैं। मृदा के 2 घटक हैं, मतलब मृदा किन किन चीज़ों से बना है, तो 2 घटकों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक अजैव यानी जैव नहीं, और एक जैव यानी जैव। जिसमें जीव हो वो जैव कहलाते हैं, जिसमें जीव नहीं हो वो अजैव कहलाते हैं। यानी सजीव को जैव कहते हैं और निर्जीव को अजैव कहते हैं। अजैव घटक की बात करें तो चट्टानों के टूटने फूटने, उनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इत्यादि होने से निर्माण होता है अजैव घटक। लेकिन जैव घटक जो ह्यूमस होता है, इसकी बात करें तो पेड़ पौधे और जीव जंतु के अवशेष से निर्माण होता है जैव घटक। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो मृदा के गुण धर्म और वर्गीकरण के बारे में बात करें तो जो पीएच स्केल होता है वो 7 उदासीन को दर्शाता है, न अम्लीय न क्षारीय। 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय को दर्शाता है, और 7 से मात्रा जो होता है पीएच 7 से कम तो वो अम्लीय को दर्शाता है। तो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जो होता है वो 7 अगर रहेगा तो वो सर्वाधिक उपजाऊ रहेगा, या फिर 7 से थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन 4.5 जब मृदा की पीएच वैल्यू होती है तो वो चाय के लिए उपयोगी होती है। ठीक, ज़्यादा अगर अम्लीय मृदा हो जाता है तो उसमें चूना पत्थर डाल दिया जाता है ताकि इस उदासीन हो पाए और खेती योग्य बनी रहे। और ज़्यादा अगर क्षारीय हो जाए तो जिप्सम डालकर उसको खेती योग्य बनाते हैं। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कृषि के लिए अनुसंधान जहाँ किया जाता है उसका परिषद कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और भारतीय जो मृदा है उसका विज्ञान संस्थान जो है उसका मुख्यालय भोपाल में है। आईसीएआर के अनुसार अगर बात करें तो भारत में के मिट्टी जो है उनको 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जलोढ़ मिट्टी है 29.55%, दूसरी काली मिट्टी है 19%, लाल और पीली मिट्टी है 19.62%, यानी काली और लाल मिट्टी बराबर है। चौथी मरुस्थलीय मिट्टी है 14.02%, पांचवी पर्वतीय और वनीय मिट्टी है, छठवीं जो है लेटेराइट मिट्टी है 4.77%, सातवीं जो है लवणीय और क्षारीय मिट्टी है, और आठवीं जो है पीट और दलदली मिट्टी है। ठीक, इसके बाद बात करें कि जो मृदा का स्तर होता है तो ये इसको दर्शाया जाता है ABC से। तो सबसे नीचे चट्टान होता है, उसके ऊपर C नामक परत होती है, इसके बाद B होती है, एक A2 होता है और A1 में जो है अपघटन की प्रक्रिया जारी रहती है, और A2 में जो है पूर्ण अपघटन हुआ रहता है। लाल मृदा में लौह और जल जो मिल जाता है तो ये पीली मिट्टी बन जाती है। ठीक है, भारत की मृदा देखें तो ये दर्शाया गया है कि लवणीय और क्षारीय मृदा कहाँ है, तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के क्षेत्र में। काली मिट्टी का क्षेत्र ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का कुछ भाग और कुछ भाग यूपी का। इसके बाद यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी जो है कर्नाटक के कुछ भाग और केरल के कुछ भाग। लाल और पीली मिट्टी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है और कर्नाटक है कुछ। पीट और दलदलीय मिट्टी तमिलनाडु में है और फिर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और पर्वतीय और वनीय मिट्टी जो है ये सभी जम्मू कश्मीर से मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये भारत की मिट्टी है। इसके बाद जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इसका निर्माण नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी से हुआ है। उत्तर भारत में इस मिट्टी का निर्माण गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र से तथा दक्षिण भारत में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के मुहाने पर हुआ है। इन सभी के तंत्र से, इनकी और इनकी सहायक नदियों से के लाए गए जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तथा दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर है। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। इसकी विशेषताएं की बात करें कि जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन मिलाकर खेती योग्य बनाया जाता है। और इसकी पूर्ति के लिए यूरिया और ह्यूमस की पूर्ति के लिए गोबर खाद। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या मिलाया जाता है? यूरिया। इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन मिलाया जाता है किसमें? यूरिया। यूरिया मिलाया जाता है किसमें? जलोढ़ मृदा में, ताकि नाइट्रोजन की आवश्यक जो मात्रा है वो पूर्ति हो पाए। और ह्यूमस की मात्रा की पूर्ति के लिए गोबर खाद का प्रयोग किया जाता है। जलोढ़ मृदा के निर्माण की दृष्टि से 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला भावर है, यह शिवालिक पर्वत के सहारे पतले मिट्टी के रूप में पंजाब से सिक्किम तक विस्तृत है। इसमें कणों का आकार बड़ा होता है भावर में। ठीक है, इसके बाद तराई की बात करें तो यह भावर के दक्षिण में विस्तृत है। इसके कणों का आकार छोटा होता है। तराई
बांगर की बात करें तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और ऊंचे बांगर मिट्टी रेह कहलाता है। इसके बाद खादर की बात करें तो नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक। तो भाबर जो है शिवालिक पर्वत के सहारे पर जो सबसे ज्यादा देखिए सबसे पर्वत ये हिमालय पर्वत है, तो इसके सब इसी के तलहटी से पहले जो मिट्टी पाई जाती है ये भावर होती है। इसके जस्ट नीचे जो है तराई का क्षेत्र होता है, यानी जब नदियाँ या फिर जब मिट्टी वैसा मिट्टी जो कि पर्वत के एकदम जस्ट नीचे और भूमि के एकदम सबसे अंतिम पार्ट ये तराई कहलाती हैं, जो कि पानी से हमेशा मतलब कि लबलब लबलब रहती हैं। ठीक है। इसके बाद बांगर देखें तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाती है और नए जो खादर हैं वो नए जलोढ़ मिट्टी है। जैसे नदी है इसके अगल बगल का भाग है जो वो खादर जलोढ़ मृदा होगा। ठीक है। इसके बाद काली मिट्टी की बात करें तो इसका स्थानीय नाम बिहार में शैवाल कहलाता है। रेगुर जो है इसका नाम होता है महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी का। ठीक है। काली मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी है और यह मिट्टी विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी चेनरोजम जो है उसके समान है, जो कि यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं। कौन? चेनरोजम। ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण जो है आग्नेय चट्टान या ज्वालामुखी या लावा के द्वारा हुआ होता है। यह मिट्टी भीगने के बाद चिपचिपा हो जाती है और सूखने के बाद दरार फट जाते हैं। इसी दरार फटने के कारण इसके आंतरिक भाग तक हवा प्रवेश कर जाती है, जिससे यह कहा जाता है कि इस मिट्टी में स्वतः जुताई हो जाती है। जुताई का तात्पर्य क्या होता है कि जैसे मृदा हुई, इसके जो कैपिलरीज होते हैं, केशिकत्व होते हैं, केशिकत्व इनको तोड़ा जाए और से मतलब कि जो फावड़ा होता है या फिर जो आज के समय में जो ट्रैक्टर से जो मशीनें करके इसको जुताई की जाती है, तो इसमें जो कैपिलरीज बनी होती हैं जिसमें पानी डालने से पूरे धरती में पानी चला जाता है, इसको तोड़ दिया जाता है, इसको नष्ट किया जाता है ताकि पानी जो है 1.5 सेंटीमीटर तक ही रहे, 1.5 सेंटीमीटर तक ही गहराई तक पानी रहे और पौधों की अच्छी उपज के लिए ये आवश्यक होते हैं। तो इसलिए ये जुताई हो जाती है। तो काली मिट्टी में क्या होता है कि ये दरार फट जाता है, तो दरार फट जाता है तो इसमें हवा आंतरिक तक प्रवेश कर जाता है और इसकी जो कैपिलरीज हैं वो नष्ट हो जाती हैं, केशिकत्व। तो इस प्रकार ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहलाती है। ठीक है। काली मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक है और इस मिट्टी का रंग जो है टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काला रंग होता है। पूछा जाता है कि काला रंग किस कारण से होता है, तो टेटनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। काली मिट्टी कपास फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है और इस मिट्टी में लोहा की मात्रा अधिक है तथा नाइट्रोजन की इसमें भी कमी होती है, तो इसमें भी यूरिया मिलाया जाएगा। और भारत में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखंड में है। ठीक है। काली मिट्टी कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखंड में। इसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो ये बंजर भूमि होती है जहाँ की 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है और इस मिट्टी में नमी रखने की क्षमता सबसे कम होती है, ये नमी नहीं रख पाती हैं। भारत में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम, ये अरावली पर्वत है, तो इसके पश्चिम वाले भाग में राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र भाग हैं, हरियाणा के कुछ भाग हैं, उसमें पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। सिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर इसमें कृषि कार्य किए जा सकते हैं। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, सरसों इत्यादि की खेती होती है। ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम के लवण की मात्रा अधिक होती है। कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो भारत में पर्वतीय मिट्टी हिमालय क्षेत्र में विस्तृत है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है? जहाँ पर्वत होगा वहां पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाएंगी, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं पर्वतीय मिट्टी। इसमें ह्यूमस जो है जीवांश की मात्रा अधिक होती है और पर्वतीय मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है, इसलिए इसमें चाय का उत्पादन होता है। तो आप देखे होंगे कि असम जो है चाय का उत्पादन में सबसे नंबर 1 है भारत में, इसलिए क्यों? क्योंकि वहां पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है जो कि अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। ठीक। इसके बाद पर्वतीय मिट्टी में बात करें तो यह सीढ़ी नुमा कृषि इसमें किए जा सकते हैं, जिस पर गेहूं का उत्पादन भी किया जा सकता है। अम्लीयता अधिक होने पर इसमें कृषि के लिए चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं, जो कि हम पहले बता दिए हैं आपको। पर्वतीय मिट्टी वन के लिए अधिक उपयोगी है, जिसके कारण वनीय मिट्टी भी इसे कहते हैं। लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। किसके उपस्थिति के कारण? फेरस ऑक्साइड, यानी इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक। और यह मिट्टी जब जल योजित होती है, यानी जब इसमें पानी मिलाया जाता है, तब इसका रंग पीला हो जाता है।
लाल और पीली मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की भी कमी, इसमें भी ह्यूमस की और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी जो है, तीव्र वर्षा और तीव्र धूप के निक्षालन से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद लाल और पीली मिट्टी जो है, इसमें कणों का आकार बड़ा होता है तथा यह अनउर्वरक होती है। इसमें तिलहन और गेहूं फसलों के लिए उपयुक्त है। कौन? लाल और पीली मिट्टी। यहाँ पर भी हम लाल और पीली मिट्टी पढ़े हैं, तो इसमें कुछ छूट गया तो यहाँ पर लिखा गया है कि भारत में विस्तार इसका मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। वही बात लेटेराइट मिट्टी की करें तो यह गीला होने के बाद जो है मक्खन जैसा होता है और सूखने के बाद ईंट जैसा होता है। यह लेटर शब्द से बना होता है जिसका अर्थ ईंट होता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार केरल और कर्नाटक क्षेत्र में है। लेटेराइट मिट्टी में केरल, कर्नाटक क्षेत्र में रबर, काजू, कॉफी इत्यादि 3 की खेती सबसे अधिक की जाती है। रबर, काजू और कॉफी की खेती। ठीक है। कीट या दलदली भूमि मिट्टी बात करें तो स्थल और समुद्र जहाँ मिलते हैं, ये स्थल है और यहाँ पर समुद्र है, तो ये जहाँ ये मिले तो इन दोनों के मिलन के स्थल को पर दलदलीय या फिर पीट मिट्टी पाई जाती है। इसमें मिट्टी का यहाँ ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के क्षेत्र में। पीट या फिर दलदलीय मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। इस मिट्टी में मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन के अंतर्गत सुंदरी वृक्ष है और मैंग्रोव वनों में भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में विस्तृत जो है वो पश्चिम बंगाल में ही है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी। मिट्टी के लवणीयता होने के कारण उसमें केशिकत्व की क्रिया होती है और सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम के लवण जो है भूमि के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। इसका एक अन्य कारण जो है खेतों में अधिकाधिक रासायनिक का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खाद का, इसलिए मैग्नीशियम के लवण भूमि के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। इसके बाद लवणीय और क्षारीय मिट्टी जो है कृषि के लिए बहुत उर्वरक नहीं है। इसे उपयुक्त बनाने के लिए यानी खेती योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है? पंजाब, हरियाणा और कुछ पश्चिमी यूपी। और एक बात को ध्यान रखिएगा कि यहीं पर सबसे अधिक हरित क्रांति का प्रभाव भी देखा गया है और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में भूमिगत सिंचाई की गई है, इसलिए यहाँ पर लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। इसके बाद कृषि टॉपिक है। मृदा हम समाप्त कर चुके और अब आगे बढ़ते हैं। कृषि फसल होता है एक खरीफ, रबी और एक जायद। खरीफ का बुआई का समय कब होता है? जून से जुलाई के बीच में बो लिया जाता है और काटा जाता है इसे अक्टूबर से नवंबर के बीच में। इसका उदाहरण है मक्का, अरहर, गन्ना, सबसे प्रमुख उदाहरण धान, बाजरा, ज्वार इत्यादि सभी खरीफ फसल हैं। वही रबी की बात करें तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बो दिए जाते हैं और मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं। इसके प्रमुख फसल है गेहूँ, चना, राई, सरसों, जौ, मटर और दाल, दलहन जितने भी हैं वो सभी रबी फसल हैं। जायद क्या है कि ये मार्च, अप्रैल, मई, जून इत्यादि में बुआई और कटाई, मतलब ये लंबे टाइम के लिए नहीं बल्कि बहुत शॉर्ट टर्म में इसको बो और काट लिए जाते हैं और तैयार हो जाते हैं और इनसे नगदी फसल भी कहते हैं। इनसे कुछ उसी समय मतलब खाने के लिए नहीं बल्कि ज़्यादातर मात्रा में इसको व्यवसाय के लिए किया जाता है, जैसे तरबूज, खरबूज, मूंग दाल। मूंग दाल ध्यान रखिएगा कि ये नगदी फसल जायद फसल के अंतर्गत आते हैं, ये रबी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय कृषि के बारे में बात करें तो 1947 के समय भारतीय जो थे वो 3.4 3 मतलब 3/4 भाग जो है यानी 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी तथा जीडीपी में 56% योगदान करता था कृषि। परंतु आज की बात है कि 51% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है लेकिन केवल 16% जीडीपी में योगदान करता है। आज सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र यानी थर्ड क्षेत्र है। ठीक है, इसका योगदान 50% से अधिक हो गया है। ठीक है, प्राचीन भारत की कृषि पर बात करें तो हड़प्पा के समय में सूती और कपास मुख्य फसल हुआ करता था। वही वैदिक काल में कपास हुआ करता था। उत्तर वैदिक में व्रीहि यानी जिसे चावल कहा जाता है। ठीक है, मध्यकालीन भारत की बात करें तो तंबाकू लाया गया, आलू, पपीता इत्यादि सभी पुर्तगालियों ने बाहर से लाया और मध्यकालीन में ये प्रचलित हुआ। इसके बाद आधुनिक भारत में बात करें तो अंग्रेजों ने नील, चाय, कॉफी इत्यादि सभी को बढ़ावा दिया। ठीक है, कृषि के प्रकार की बात करें तो एक मिश्रित कृषि होता है जहां पर कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं। उस उद्देश्य से किया जाता है कि कृषि का उपयोग पशुपालन में और पशुपालन का उपयोग कृषि में। जैसे कृषि से बचा हुआ भूसी जो है
वो पशु के खाने के लिए उपयोग किया जाता है, और पशुपालन यानी पशु के जो गोबर होते हैं वो खाद के रूप में कृषि में किया जाता है। तो ये मिश्रित कृषि कहलाता है। ठीक। इसके बाद बरानी कृषि होता है, जो कि पूर्णतः वर्षा पर आधारित होता है, इसे बरानी कृषि कहते हैं। रिले कृषि देखा जाए तो एक ही खेत में 3 फसल लगाए जाएँ, रबी, खरीफ और जायद। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक ही टाइम में, बल्कि एक खेत का यूज़ जो है समय-समय पर रबी और खरीफ और जायद तीनों के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसे रिले कृषि कहते हैं। इसके बाद कृषि वानिकी बात करें तो कृषि के साथ पेड़ लगाना कृषि वानिकी कहलाता है। जैविक कृषि बात करें तो खेतों में रासायनिक खाद न डालना, बल्कि गोबर खाद, मतलब गोबर और जैविक जितने भी मटेरियल है उसको, वेस्टेज मटेरियल उसको डालकर खेती करना ही जैविक कृषि कहलाता है। इसके बाद झूम खेती या फिर स्थानांतरित खेती जो है, पेड़ को काटकर जलाना और वहीं पर खेती करना, ये सभी झूम खेती के उदाहरण हैं। जैसे पूर्वोत्तर राज्य में झूम खेती होता है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू कहा जाता है, ठीक है, और मध्य प्रदेश, केरल में भी। समुच्च कृषि की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, उसे ही समुच्च कृषि कहते हैं। इसके बाद पट्टिका कृषि की बात करें तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि की जाती है। फसल के प्रकार की बात करें तो खाद्य फसल होता है, यानी जो यूज़ किए जाते हैं खाने के लिए, जैसे गेहूँ, चावल इत्यादि सभी खाद्य फसल है। नकदी फसल उसे कहते हैं जो बेचने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे गन्ना, आलू, प्याज इत्यादि सभी नकदी फसल हैं। दलहन दाल के लिए, तिलहन तेल के लिए, और रेशेदार जो है कपास के लिए, जैसे जूट, कपास। और पेय फसल वो होते हैं जिसको हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी, ठीक है। कृषि में क्रांति हुई है, किस लिए? ताकि उनके फसल उत्पादन को बढ़ावा मिले, और मतलब कि कम लागत में ज़्यादा खेती की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। तो हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न क्षेत्र में हुआ था। श्वेत क्रांति दूध क्षेत्र में, पीली क्रांति तिलहन के क्षेत्र में, नीली क्रांति मत्स्य के क्षेत्र में, भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र में, बादामी क्रांति मसाला के क्षेत्र में, लाल क्रांति मांस या फिर टमाटर के क्षेत्र में, रजत क्रांति अंडा और कुक्कुट के क्षेत्र में, गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज के क्षेत्र में, कृष्ण क्रांति बायोडीजल के क्षेत्र में, सुनहरी क्रांति फल के क्षेत्र में, अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ना इत्यादि क्षेत्र में। इसके बाद सैफरन क्रांति जो है केसर के क्षेत्र में, गोल क्रांति आलू के क्षेत्र में, और इंद्रधनुष क्रांति सभी क्षेत्र के विकास के लिए किया गया है, ठीक है। हरित क्रांति के बारे में हम अगर बात करें तो इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, जो कि मैक्सिको के थे। और भारतीय हरित क्रांति के जनक की बात करें तो ये एम.एस. स्वामीनाथन थे। इस हरित क्रांति शब्द को किसने दिया था? विलियम गॉड ने। सबसे अधिक हरित क्रांति का जो क्षेत्र रहा है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी है। और सबसे लाभ इसका हुआ है कौन सी फसल में? तो गेहूं में सर्वाधिक, ठीक है। तो ये रहा हरित क्रांति के संबंध में कुछ जानकारी। इसके बाद श्वेत क्रांति की बात करें तो ये ऑपरेशन फ्लड के थ्रू शुरू किया गया था। कौन? श्वेत क्रांति। पाश्चुरीकरण किया जाता है, कौन? एक 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौलाया जाता है और 15 सेकंड के लिए, फिर उसे जल्द से जल्द ठंडा कर दिया जाता है। और एक 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 सेकंड के लिए खौलाया जाता है और फिर उसे ठंडा किया जाता है। तो ये पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये देखिए फसल के बारे में। फसल जो धान है इसको ताप चाहिए होता है 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा जो होता है इसके लिए ज़रूरी होता है 100 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीमीटर। इसका क्षेत्र है वेस्ट बंगाल, पंजाब, यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और ये जलोढ़ मृदा में ज़्यादा पाई जाती हैं। ये खरीफ फसल का भाग है। गेहूँ की बात करें तो ये 10 से 15 यानी धान से कम तापमान चाहिए होता है इसको। और वर्षा भी इसको कम चाहिए होता है 50 से 100 सेंटीमीटर तक ही वर्षा चाहिए। और ये भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी इत्यादि सभी में राज्य में बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है। ये रबी फसल है। इसके बाद कपास की बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। इसके बाद चाय की बात करें तो 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 से ज़्यादा इसमें वर्षा चाहिए होता है। सबसे ज़्यादा वर्षा इसी को चाहिए, चाय को। और वर्षा तो चाहिए, लेकिन वर्षा का जल जो है जमाव नहीं होना चाहिए, उसका निकास भी जल्दी होना चाहिए। तो ये चाय के लिए ज़रूरी होता है। इसमें अम्लीय मिट्टी की ज़रूरत होती है और उष्णकटिबंधीय जो है, ठीक है, असम और तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद कहवा की बात करें तो ये कहवा 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 180 से 200 सेंटीमीटर तक इसको वर्षा चाहिए।
अरेबिका और रोबिस्टा जो है अच्छी किस्म का है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में ये पाए उगाए जाते हैं। इसके बाद जूट की बात करें तो जूट 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर अच्छी फसल पैदा करता है और 100 डिग्री से 100 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक वर्षा इसको चाहिए। और सुनहरा रेशा, प्राकृतिक रेशा इत्यादि सभी जूट के प्रकार हैं। वेस्ट बंगाल और बिहार और असम में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। गन्ने की बात करें तो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु इत्यादि सभी क्षेत्रों में गन्ना उगाए जाते हैं अत्यधिक मात्रा में, सबसे ज़्यादा यूपी में। ठीक है। मक्का की बात करें तो मक्का को तापमान चाहिए 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 से 110 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। ये अमेरिका का मूल फसल है मक्का। ये वर्तमान भारत के मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और यूपी के क्षेत्र में उगाए जा रहे हैं। ठीक है। भारतीय कृषि की विशेषता क्या है? भारतीय कृषि किस लिए की जा रही है? पहला तो जीवन निर्वाह, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए भारतीय मतलब खेती करते हैं। इसके बाद जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, इस वजह से भी खेती किया जा रहा है। पशुओं का महत्व इसमें ज़्यादा है ताकि पशुओं को चारे के रूप में यूज कर लिया जाता है जो कि खेती पर ही निर्भर है। इसके बाद मानसून पर निर्भरता है, इसकी विशेषता है कि मानसून पर निर्भरता। इसके बाद कृषि जोतों का आकार छोटा होता जाना, जब जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा तो कृषि जोतों का आकार छोटा होगा। फसल विविधता यानी एक फसल न लगा के बहुत सारे फसलों, अभी हमने पढ़ा कि इतना जो पीछे पढ़ा उतना फसल उगाया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा ही उगाया जाता है, तो फसल की विविधता होती है। खाद्य फसल पर का दबाव यानी खाने वाली जो फसल है, चावल, गेहूँ इत्यादि सभी, वो सभी बहुत ज़्यादा मात्रा में किए जाते हैं क्योंकि जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। चारे फसल का महत्व कम है। ठीक है। इसके बाद समस्या क्या है? मानसून, समय समय पे मानसून ना आना और मानसून आना कभी मतलब कि उस टाइम आ जाना जब फसल पक रहा होता है, तो इस ये बर्बाद कर देता है। निम्न उत्पादकता भी है। इसके बाद पुरानी पद्धति से खेती हो रही है, वो भी समस्या है। भूमि सुधार की धीमी गति है। छोटे खेत या फिर विभाजित जोत है। वाणिज्यीकरण का अभाव है, मतलब कि कमर्शियलाइजेशन नहीं किया गया है ताकि इसको अच्छी मुनाफे में हम खेती से जो अनाज उपजे उसको बेच सकें। इसके बाद कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। इसके बाद आधारभूत ढांचा का जो पिछड़ापन है, गरीबी और अशिक्षा है, कृषि साख की समस्या है। ठीक है। शोध केंद्र की बात करें तो तंबाकू, गन्ना, कपास, सब्जी, मसाला इत्यादि सभी की बात करें तो इत्यादि सभी के शोध केंद्र भारत में हैं। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। भारत सरकार के कदम की बात करें, सॉरी आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है, खोज के, ये आपका कार्य है। भारत सरकार के कदम है कि बीज अच्छे किए जा रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ध्यान दिया जा रहा है ताकि नए नए उन्नत किस्म के औजारों का उपयोग किया जाए कृषि में ताकि उत्पादकता बढ़े। इसके बाद पोषक प्रबंधन किए जा रहे हैं, सिंचाई के अनेक साधन की उपलब्धता कराई जा रही है, फिर वित्तीय सहायता भी कराए जा रहे हैं ताकि किसान डिमोटिवेट ना हो और खेती करते रहें। इसके बाद जागरूकता अभियान भी समय समय पर चलाए जाते हैं और मानसून संबंधी जो घटनाएं होती हैं उनको भी समय से पहले अवगत करा दिए जाते हैं किसान को। ठीक है। इसके बाद अब पशु की बात करें तो पशु की कुछ नस्ल हैं, जैसे गाय, गाय जर्सी है, फ्रिजियन है, गिर है, साहिवाल है, सिंधी है, नागौरी है, ये सभी प्रजातियां गाय में आती हैं। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी गाय है, कौन भैंस है। भैंस की बात करें तो मुर्रा, जफराबादी, सुरती, नागपुरी, भद्रावती, तराई इत्यादि सभी भैंस के नस्ल हैं। बकरी की बात करें तो जमुनापारी, सिरोही, बीटल, मारवाड़ी, पश्मीना, ये सभी बकरी के प्रजाति हैं। और भेड़ में बात करें तो भेड़ मेरिनो है, गद्दी है, गरोल है, बोनपाल है और अंगोरा जो है खरगोश है। ठीक है। तो हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ जिसमें हमने विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास किया। कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास? और बेहतर करने के लिए हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। मोटिवेशन के लिए आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सभी तक पहुंचे और हमारा परिवार बड़ा हो सके। ठीक है। और हमें दायित्व और ज़्यादा बढ़े। ठीक है। तो बस इतना ही दीजिए इजाज़त इस कक्षा को समाप्त करने की। धन्यवाद। मिलते हैं नए कक्षा में। आपका समय शुभ हो।